उड़ते परिंदों से भी अब डर लगने लगा है। हवाओं में नफरत का जहर घुलने लगा है। अब अपने खून से भी यकीन उठने लगा है। जानकर है धोखा मोहब्बत की ख्वाहिश की, दिल कहता है अपने कफन की तैयारी कर ले। उसके बुलावे से भी पहले बुलावा आ सकता है। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता लो, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहसिन खान एक बार फिर हाजिर हूँ जिंदगी का वो दर्द लेकर जिसने पिछले कुछ वक्त में खूब सुर्खियां बटोरी। क्या वाकई में ममता इतनी बेदर्द हो जाती है कि उसको अपने ही खून की चीख सुनाई देना बंद हो जाती है? क्या वाकई में झूठे सम्मान की खातिर लोग अपने ही खून की जान ले लेते हैं? क्या वाकई में प्यार करने के लिए इतना काफी नहीं कि हम इंसान हैं? जिन लोगों ने हमारे बहन भाई के इस रिश्ते को कलंकित किया है, उन्हें हम किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। बुरी हालत देखी जाके एक दो मांस का काबू का नहीं था। जोरा नाड़ काट दे, पैर काट दे, धड़ काट दे, ये यूं तो नहीं काट सकते। कहीं दफन है जो चिराग, धुआं वहां से उठ रहा है। कत्ल जिसका हुआ है वो चिराग इसी आंगन का ही है। चिराग जिन्होंने बुझाया है ये वही लोग हैं। सुना है सम्मान की खातिर खून की बलि चढ़ाना इनकी पुरानी आदत है। वो सम्मान कैसा होगा जिसकी खातिर कोई अपने जिगर के टुकड़े को टुकड़ों में बांट दे। समाज की मान मर्यादा, संस्कृति और अपनी झूठी शान की खातिर लोग इंसानियत भूल जाएं। ऐसा क्या होता है कि एक बाप अपनी ही बेटी को जहर दे देता है? क्यों बेटी की हर मुस्कुराहट पर फिदा होने वाली माँ उसके हत्यारे बाप का साथ देती है और आंखों से एक आंसू नहीं टपकाती? ऐसा क्या होता है कि भाइयों की लाडली बहन उनकी गोली का निशाना बनती है? ऐसा क्या होता है कि बेटी की अरमानों वाली डोली अर्थी का कंधा भी नहीं ले पाती? क्या वाकई में बेटी ने इतना संगीन जुर्म किया होता है कि उसकी सजा किसी और के घर के चिराग को भी मिलती है? आखिर क्या और क्यों होती है ये ऑनर किलिंग या फिर कहें हॉरर किलिंग? क्या वाकई में हम झूठी आन बान और शान की खातिर अपने जिस्म के हिस्से को काट कर फेंक देते हैं? क्या हम वाकई में इतने बहरे हो जाते हैं कि हमारे कानों तक वो चीख नहीं सुनती जिनकी करवट की आहट हमें गहरी नींद से जगा देती थी? ऑनर किलिंग क्या होती है ये शायद हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के आंकड़े बताते हैं कि इज्जत के नाम पर दुनिया भर में हर 5वीं हत्या हमारे हिंदुस्तान में होती है। राष्ट्रीय संघ का दावा है कि विश्व स्तर पर ऑनर किलिंग के नाम पर हर 5000 हत्याओं में 1000 भारत में होती हैं। सदियों से चलता रहा है ये दिल दहला देने वाला सिलसिला। पूरे हिंदुस्तान में हॉरर किलिंग की आग फैली हुई है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी में सम्मान के बदले खून के मामले ज्यादा सामने आते हैं। परंपरा के नाम इंसानियत का खून बहा देने की इजाजत हमारा कानून बिल्कुल नहीं देता। फिर खाप पंचायत क्यों परंपरा के नाम पर इसकी इजाजत देती है? इसे सामाजिक दबाव कहें या झूठी शान कि हम अपने आंगन के गुलाब खुद उजाड़ देते हैं, जिन्हें हमने खुद अपने प्यार और लाड से सींचा था। सुना है परंपराएं इंसानों के लिए बनी है, इंसान परंपराओं के लिए नहीं। आखिर कब तक यूं ही ऑनर के नाम पर हॉरर किलिंग होती रहेगी? और आखिर कब तक हम तमाशबीन बने इसे चुप करके देखते रहेंगे?
जी हाँ, आज हम बात करेंगे सम्मान के बदले खून यानी ऑनर किलिंग या फिर कहें हॉरर किलिंग की। जाति, धर्म, समाज, सम्मान, आज ये चीजें इतने ऊपर हो गए हैं कि बाकी सब कुछ इसके आगे बौने हो गए हैं। अब तक कई प्रेमी इस आग के हवाले हो चुके हैं और आज हमारे प्रोग्राम जिंदगी के जरिए इस मुद्दे पर हम रोशनी डालना चाहेंगे। ऑनर किलिंग और हॉरर किलिंग के बारे में अपनी राय रखने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लखनऊ से आईपीएस अमिताभ ठाकुर जी, सर्द खाप पंचायत के प्रेसिडेंट सुरेंद्र सिंह धनखड़ जी। ऑनर किलिंग मामले पर कानून क्या कहता है, इसके लिए हमारे साथ हैं जयदीप मलिक जी। सामाजिक कार्यकर्ता संजय सचदेवा जी भी हमारे साथ हैं, जिनकी एनजीओ ने इस मुद्दे पर बहुत काम किया है। अपनी आप बीती सुनाने के लिए महविश खान जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सितारों की दुनिया से रश्मि साहनी जी इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं वो मेहमान भी जो इस दौर से गुजर चुके हैं। आप सभी मेहमानों का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। प्रोग्राम की शुरुआत में मैं जाना चाहूँगा उस खास मेहमान के पास जो इस आग से होकर गुजर चुकी है, जिन्होंने ये सब सहा और आज हमारे बीच एक मिसाल बनकर बैठी हैं। उनके 2 बच्चे उनकी जिंदा दिली का प्रमाण हैं। क्या बीता उन पर, कैसे काटा उन्होंने अपनी जिंदगी का ये सफर, आइए जानते हैं महविश खान जी से। सर, हमने स्कूल टाइम से हमें अपने पड़ोस के लड़के अब्दुल हकीम से हमें प्यार हो गया था। हमने 29 अक्टूबर 2010 को हमने घर से भाग के शादी कर ली थी। उसके बाद में गांव में पंचायत हुई। खाप पंचायत में ये अनाउंस हुआ था मस्जिद में कि जहां देख लो इनको गोली मार दो, 50,000 का इनाम भी दिया गया था। कुछ दिन बाद हम रहते रहे। यानी अगर आप बता सकें आप कहाँ रहती थी, क्या आपका बैकग्राउंड था, कौन सा गाँव था? जी, हम बुलंदशहर के रहने वाले हैं, जिला बुलंदशहर के, और गांव अड़होली से हम रहते हैं। पड़ोस के रहने वाले थे हम दोनों। और स्कूल टाइम से हमें प्यार हुआ। उसके बाद में 2010 को 29 अक्टूबर को हम घर से चले गए थे। उसके बाद में सुबह को पंचायत हुई थी। पंचायत में फिर अनाउंस हुआ था मस्जिद से कि जो भी देख लो उन्हें, गांव का कोई भी पंचायती लोग देख लो, उनको मार दो और 50,000 रुपए पंचायत ही देगा। क्या वजह क्या थी? क्योंकि जैसे नाम से जाहिर हो रहा है आप दोनों तो शायद मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं। जी जी जी, हम दोनों मुस्लिम ही थे, लेकिन हमारी जो कास्ट है, ये बिरादरी जो होती है, ये अलग थी। हम जो थे वो झोजा बिरादरी से थी मैं, और जो हमारे पति थे वो एक फकीर बिरादरी से थे, यानी कि जो मुसलमानों में सबसे नीची कास्ट मानी जाती है, लेकिन हम कास्ट नहीं देखी हम लोगों ने। तो उसके बाद में जब पंचायत हुई थी, 50,000 का इनाम रखा, हम लोग चले गए थे फिर मेरठ में हमने जाके कुछ दिन एक रात बिताई। फिर पता चला कि ये हमारे ऊपर वो हो गया, मुकदमा हो गया है, तो हमें डरना चाहिए। हमारे ऊपर इनाम रखा गया 50,000 का, तो हमें अपना पूरा खतरा था, इसलिए फिर हम अलीगढ़ गए। वहाँ जाके क्या कहकर करा गया आपको? आप दोनों बालिग नहीं थे? जी, बालिग थे, लेकिन अपहरण का केस करवा दिया था पंचायती लोगों ने कि अपहरण का केस बोल दो माँ बाप को, उकसा के हमारी बेटी को अगवा करके ले गए ये लोग। उसके बाद में फिर हमने अलीगढ़ में वो कोर्ट मैरिज करी थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद में फिर हम वहाँ पहुँचे मेरठ, वहाँ हमने निकाह कर लिया था। निकाह करने के बाद में फिर हम सीलमपुर रहते दिल्ली आके। उसके बाद में फिर हमें पता चला, फिर हम लव कमांडो जी हैं, इन्होंने पूरा इनका सहयोग रहा, उनके पास हम रहे और इन्होंने पूरा हमारा साथ दिया। यानी कि आमिर खान जी के सत्यमेव जयते में इनकी ही संपर्क से हम लोग वहाँ तक पहुँचे। फिर हमारे ससुर जी को पैरालाइज थी। उनका कुछ दिन बाद, उनको जब इतना टॉर्चर कर रहे थे वो पंचायती लोग, गांव में रहते थे, तो उनका डेथ हो गई थी। उसके बाद में हमारी सास भी कुछ बीमार रहती थी, तो उनके बाद में जब चलते हमारे खाने वाने की इतनी दिक्कतें हो गई थी, बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। बड़ी बेटी हुई थी, यानी कि इन्होंने ही सब हमारा हेल्प की थी, संजय जी ने, इन्होंने पूरी हमारी मदद करी थी। फिर उसके बाद में उनकी माता जी बीमार हो गई थी, हमारे शौहर की, यानी कि हमारी सास बीमार हो गई थी। फिर हम कुछ दिन के लिए चले गए थे गाँव। वहाँ जाने के बाद में जो पंचायती थे उन्हें लग रहा था कि ये दोनों आ चुके हैं, तो इसके बाद में उन्होंने पूरा मिशन बना लिया था कि जहाँ भी देख लो उनको मार दो, एक्सीडेंट कर दो या गोली से मार दो। मतलब उनका जो टारगेट था पहले से, जो इनाम रखा गया था, उसको वो पूरा करना चाह रहे थे। क्योंकि अब से तो हम बाहर घूम रहे थे, इनके हाथ नहीं लगे थे। गांव में पहुंचे, बराबर के गांव में हम भाटगढ़ी रह रहे थे 1-2 रोज पहले। उसके बाद में मैं प्रेग्नेंट थी, दूसरी बेटी हुई थी, तो मैं प्रेग्नेंट थी। अचानक से मेरा बीपी हाई हुआ, तो बाहरी रोड
एक छोटा सा डॉक्टर था, उनके पास वो लेने के लिए चले गए हमारे शहर दवाई। वहाँ वो पूरी प्लानिंग कर रहे थे, जिस रोज से हम गए थे 4-5 रोज पहले से उनकी पूरी वो प्लानिंग थी कि जैसे ही देख लो बाइक पे कहीं भी इनको, मतलब हमें जैसे ही देख लो मार दो, मतलब किस्सा ही खत्म। किस्सा ही इस तरीके की प्लानिंग थी जी। आपके पास आएंगे संजय जी, जब आपके सामने सारा मामला आया, जब आपको ये पूरी कहानी पता चली, इस तरीके के हालात हैं, इस तरीके की पंचायत में फैसला हो चुका है, ये मुकदमा दर्ज हो चुका है, तो आपने क्या किया, किस तरीके से इनकी मदद करी? जब महविश और हकीम हमारे पास पहुंचे, हमने जिले के प्रशासन को पत्र लिखा, यूपी शासन को लिखा, राष्ट्रीय महिला आयोग में हम इनको लेकर के गए। राष्ट्रीय महिला आयोग में इनकी तबीयत बिगड़ गई, महिला आयोग के अधिकारियों ने तत्काल लिखा, लेकिन वो कागज घूमता जा रहा है, शायद अभी तक किसी परिणाम तक नहीं पहुंचा। इतना ही नहीं, हैरानी की बात, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अब्दुल हकीम की हत्या को ऑनर किलिंग माना, 5 लाख रुपए का मुआवजा महविश को भेजा। भारत के गृह मंत्री, तत्कालीन गृह मंत्री ने संसद के गलियारे में मीडिया के सामने कहा कि यह ऑनर किलिंग है, लेकिन जब चार्जशीट पेश करने की बात आई तो यूपी पुलिस ने आपसी रंजिश करार देकर चार्जशीट पेश कर दी। और ये इसी मामले में नहीं, हर मामले में यही होता है। उसकी वजह है क्रिमिनल अपील 958 ऑफ 2011 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि जो अधिकारी जिले के पुलिस के और एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी से रोकने में नाकाम रहते हैं, उन्हें को एक्यूज बना के जेल में डाला जाए। अब चूंकि इस मामले में हम भी लिख चुके थे, महविश लिख चुकी थी, हकीम लिख चुके थे, किसी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की थी, तो तब से लेके हत्या तक के बीच के दौर के जितने कलेक्टर और एसपी थे, उनका जेल जाना तय होता था। उनको बचाने के लिए आपसी रंजिश करार करते, और ये एक मामला, हर मामले में यही हो रहा है। सुरेंद्र जी, महविश खान जी की पूरी बात आपने सुनी, अब इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर खाप का फैसला खुदा का फैसला ऐसा क्यों है? देखिए, आपके द्वारा ये संपूर्ण राष्ट्र में संदेश जा रहा है। खाप पंचायतें उस वक्त काम करती थी, राज भी कर रही हैं, जब इस यूनिवर्स में कॉन्स्टिट्यूशन नाम की चीज़ नहीं थी। भले ही वो हिंदू शासक थे, मुगल शासक थे या ब्रिटिश हुक्मरान थे, आज भी कर रही हैं और आगे भी करेंगी। खाप पंचायतों का इतिहास सर्वविदित रहा है, बहुत ही गौरवमयी और सौरवमयी रहा है। खाप पंचायतों ने कभी भी ऐसा आदेश नहीं दिया कि आप किसी की हत्या कर दो। पहली बात मैं क्लियर कर देता हूँ, खाप पंचायतें तब आती हैं जब बहुत ही ज़्यादा समाज के अंदर कुरीतियाँ फैल जाती हैं और उनके माता पिता खाप पंचायत अध्यक्षों के पास जाते हैं और वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, तो खाप पंचायतें उनको सलाह देती हैं, निर्देश नहीं देती, आपकी जानकारी के लिए बतला देते हैं, ठीक। और आज तक किसी भी खाप पंचायत ने ये नहीं कहा कि आप हत्या कर दो। अगर कोई प्रूफ है तो मेरे सामने ले आओ। दूसरी बात क्लियर कर देता हूँ, हमारी बहन कह रही है कि खाप पंचायत बैठी और मस्जिद से फरमान जारी कर दिया, तो आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, खाप पंचायतों ने कोई मस्जिद में फरमान जारी नहीं किया। खाप पंचायत नहीं थी वो, इनके अपने गांव के कुछ व्यक्ति थे, जो दूसरा फरीक था, उनके आदमी थे, वो बैठे और उन्होंने ऐसा हुक्म जारी किया जैसा इन्होंने बतलाया। खाप का कोई रोल नहीं था उसके अंदर। देखिए, पंचायतें दो तरह की हैं, एक खाप पंचायत है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, जो वर्बल कार्य करती हैं, ठीक है। दूसरी पंचायती राज के तहत चुने जाने वाली पंचायतें हैं, ग्राम सभा लेवल पे भी हैं वो और ब्लॉक समिति लेवल पे भी हैं। ब्लॉक समिति के अंदर ब्लॉक समिति के मेंबर्स होते हैं और चेयरमैन होता है। सुरेंद्र जी, आपने पंचायतों को 2 वर्गों में बांट दिया, एक खाप पंचायत होती है, एक जो जनता चुनती है। तो ये जो फरमान जारी किए जाते हैं कि लड़कियां जीन्स नहीं पहन सकती, लड़कियां मोबाइल नहीं रख सकती, ये कौन सी पंचायत? गांव के कुछ लोग मॉब से इकट्ठा करते हैं और इस प्रकार के आदेश दे देते हैं। खाप पंचायत का आदेश नहीं है ये। आइए सीधा चलते हैं लखनऊ, जहां हमारे साथ मौजूद हैं IPS अमिताभ ठाकुर जी। अमिताभ जी, ऑनर किलिंग कहें या हॉरर किलिंग, मतलब एक इंसान के नजरिए से देखा जाए तो कोई जन्मदाता अपनी खुद की औलाद के लिए कसाई कैसे बन सकता है? देखा जाए भोसिन जी, जो बात मैं समझ पा रहा हूँ, ये निश्चित रूप से एक ऐसी हत्या है जिसको कोई भी व्यक्ति जस्टिफाई नहीं कर सकता है, और जस्टिफाई करना तो दूर की बात है,
यह निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है। आपराधिक कृत्य तो हर हत्या है, यह अपने आप में काफ़ी संवेदनशील और ख़तरनाक भी है। जो कुछ भी जो मेरा इसके संबंध में अध्ययन है, मैं ये जानता हूँ कि संभवतः जो हमारी एशिया, ईस्ट एशिया है, नॉर्थ, उसमें ज़्यादा ये होता है, एशियन कंट्रीज में ज़्यादा है। इसका कारण शायद ये है कि अभी भी हम अधिक रूढ़िवादिता से ग्रस्त हैं। जो सामाजिक एक प्रकार का ये हो जाता है कि व्यक्ति किसी की लड़की किसी और जाति में शादी कर ली, मन की इच्छा के विरुद्ध शादी कर ली, तो उसको हम अपमान से मानने लगते हैं और अपमान से जोड़ के हम उस प्यार को भूल जाते हैं जो उस लड़की के प्रति या उस लड़के के प्रति हमारे मन में होनी चाहिए और थी और रही है। मुझे लगता है कि समाज का जो ताना बाना है वह हमको इस प्रकार के कार्यों के लिए बाध्य करता है। अभी जो बताया जा रहा था सुरेंद्र जी द्वारा कि खाप पंचायतें ऐसा नहीं करती है, ये मुझे भी इसकी जानकारी नहीं थी। यह संभव है कि खाप पंचायतों के नाम पे कुछ जिसको कह सकते हैं नकली खाप पंचायत कहें या फ्रॉडिया एजेंसीज कहें, वह भी इस प्रकार के काम कर रही हों। जी अमिताभ जी, ये यहाँ आज एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है कि खाप पंचायत, खुद सुरेंद्र जी ने, बिल्कुल आपके पास आएंगे। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं? जी देखिए, आप ये बिल्कुल कह रहे हैं, कुछ समाज के असामाजिक तत्व ऐसे होते हैं जो वाहवाही लूटने के लिए और आपसी रंजिश को अंजाम देने के लिए, अगर किसी का बच्चा भाग जाए, लव मैरिज कर ले, किसी की लड़की भाग जाए, तो अपनी आपसी रंजिश को भी अंजाम देते हैं और समूह इकट्ठा कर लेते हैं कुछ लोगों का, और फिर परिवार वाले ही इस प्रकार की ऑनर किलिंग करते हैं। जी संजय जी, खापों के अध्यक्ष नहीं आदेश देते इस प्रकार का? जी चलिए संजय जी, आपकी बात मैं मान लेता हूं कि खापों के अध्यक्ष नहीं, लेकिन जो लोग कहते हैं कि हम सर्व खाप हैं, सर्व गोत्र है पंचायत, वो करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जो कानून व्यवस्था की मशीनरी है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि ऐसी पंचायत ना होने दी जाए देश में कहीं भी, आज तक हरियाणा के एक इंसिडेंट को छोड़कर पूरे देश की पुलिस ने कहीं ऐसी मॉब को पकड़ के जेल में डालने का काम नहीं किया। आप बड़े क्रांतिकारी अधिकारी हैं अमिताभ जी, और मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं यूपी पुलिस की जो महिला सम्मान प्रकोष्ठ है, उसकी बहुत मजबूत टीम है जो काम कर रही है। लेकिन इस सब के बावजूद ऐसे नकली पंचायती, चाहे वो खाप के नाम पे हो, चाहे जात के नाम पे हो, चाहे धर्म के नाम पे, उनको पकड़ के कानून के प्रावधान के मुताबिक जेल में डालने का काम क्यों नहीं किया? क्योंकि पंचायत शब्द संवैधानिक शब्द है, संवैधानिक जो इलेक्टेड पंचायत है, जिस तरह सरकार के नाम का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता, कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, खाप पंचायत के समेत अवैध पंचायतें कोई भी उस सरकार का पहला चरण है पंचायत, उस नाम का दुरुपयोग करने क्यों दिया जाता? जी सुरेंद्र जी, देखिए, ये कोई धारा 144 लागू नहीं है कि समाज के व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते और समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए समाज को सलाह नहीं दे सकते। कोई इंसान, कोई लड़का, कोई लड़की अगर इंटरकास्ट मैरिज करता है, वो आपके हिसाब से कुरीति है? जी नहीं, बिल्कुल कोई कुरीति नहीं है, करे। और मैंने स्वयं कुरुक्षेत्र के अंदर भी उससे पहले चरखी दादरी में भी महापंचायत बुलाई और कहा, लोगों को सलाह दी कि आप इंटरकास्ट मैरिज करें, क्योंकि ये तो युगों युगों से होती आ रही है। ये बहुत बड़ी बात आज कही है। खाप पंचायत इंटरकास्ट जो मैरिज होती है उसे सपोर्ट करती है, उसे कहीं से भी कुरीति नहीं मानती। संजय जी क्या कहेंगे इस बारे में? मैं आपके चैनल साधना प्राइम न्यूज को इस बात के लिए मुबारक देता हूं कि इनके मुंह से ये बहुत बड़ी बात आपने मेरे मुंह से क्या निकली? मैंने तो बार बार कहा कि आप इंटरकास्ट मैरिज को सपोर्ट करते हैं। जयदीप जी, कानून क्या कहता है हॉरर किलिंग के लिए? महविश खान जी की आप बीती सुनने के बाद आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, लीगली और टेक्निकली स्पीकिंग आईपीसी के अंदर ऑनर किलिंग के लिए कोई स्पेशल अलग से प्रोविजन नहीं है, एंड दैट इज़ द डिमांड ऑफ द डे, जो कि होना चाहिए। क्योंकि पुलिस भी उसको आइडेंटिफाई करे तो कैसे करेगी द केस ऑफ ऑनर किलिंग? ऑनर किलिंग है, ऑनर किलिंग है कि नहीं है, हाउ कैन दे आइडेंटिफाई? कोई पर्टिकुलर सेक्शंस अपने आईपीसी में ऐसे नहीं हैं जो कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर किसी भी मुजरिम की चार्जशीट बनाते हैं तो उसके ऊपर लगाया जाए। अब उसकी नहीं है तो देखो, जैसे ये एलिगेशन सभी आ रहे थे, इनके ये कह रहे थे कि पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी उसको सिर्फ एक जो है रंजिश बना दिया। जब यही चीज़ें सारी निकल कर आती हैं, जब कोई विक्टिम जाता है, क्योंकि हमारे कानून में ऑनर किलिंग को कहीं ना कहीं जगह नहीं दी गई है, तो पुलिस उसे कहीं ना कहीं एक्सीडेंट, आपसी रंजिश, इस तरीके की चीज़ों का नाम दे देती है। तो कानून क्या है, सेक्शन 302 में कन्विक्शन कराने के लिए
आई थिंक, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस के स्टैंडिंग ऑफिसर भी रहा हूँ मैं, आई थिंक पुलिस हैज़ टू मेक आउट ए केस। उनको एक ऐसा केस बनाना पड़ता है कि कोई मोटिव था, तो मोटिव ऑनर किलिंग को एक अकेला मोटिव नहीं बना सकते, उसको प्रूव कैसे करा जाएगा। इसलिए वो बनाते हैं कि जी आपसी रंजिश थी, या माँ बाप इसके खिलाफ थे, माँ बाप का मोटिव ये था क्योंकि उन्होंने जो है गलत काम किया, तो जो है मेरी बेटी को लेके चला गया, लड़के को मार दिया या लड़की को मार दिया। तो जो पुलिस को, जो प्रोसिक्यूशन को जो करना पड़ता है, उनको एक मोटिव इस्टेब्लिश करना पड़ता है कोर्ट के अंदर। तो ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो पाता है क्योंकि कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा इनेक्टमेंट नहीं है, जो कि आज की तक में रिक्वायरमेंट है कि कंट्री के अंदर ऐसी कुछ लॉ होना चाहिए जिसके अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन होना चाहिए कि अगर उसके एम्बिट में आ जाता है ऑनर किलिंग, तो देयर शुड बी पर्टिकुलर पनिशमेंट फॉर इट, ताकि वो एज ए डिटरेंट भी काम करे, लोग इस काम को करने से डरें। हम रश्मि जी के पास जाना चाहेंगे। रश्मि जी, सबसे हैरानी वाली बात ये है कि शहरी लोग या कहें मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले, जिन्हें खुली मानसिकता का कहा जाता है, वो भी ऐसा कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? देखिए, शहरी लोग कर रहे हैं ये कितना मुझे पता है शायद नहीं, लेकिन ये है कि गांव जिसको हम कह सकते हैं वो भी शहरों के नज़दीक आते जा रहे हैं, शहरों से मिलते जा रहे हैं। गांव के शिक्षित लोग जो थोड़े शिक्षित होके वो जब शहरों की तरफ आते हैं तो वो शहरों वाली जो चमक धमक है उसमें तो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो मानसिकता है वो वही की वही रहती है, कास्ट सिस्टम वाली, जिसको वो अपना नहीं पाते हैं जल्दी से जल्दी। और ये जो कास्ट सिस्टम जो शुरू होता है, जैसे ये सारे बहुत बड़े बड़े लोगों ने अपना व्यूज़ रखे यहाँ पर, कि खासकर सुरेंद्र जी ने बोला कि माँ बाप का क्या ये फ़र्ज़ नहीं होता, तो वो कहीं ना कहीं से पीछे जो माँ बाप बैठे हैं वहाँ पर अभी भी, उनको लगता है कि हमने अपने बेटे या बेटी को पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुँचाया कि वो शहर तक पहुँच गया है, अब वो हमारा ख्याल रखे। लेकिन जो बच्चा जो एक यहाँ तक पहुँच गया है उसको लगता है कि नहीं, अब मेरी मानसिकता में फ़र्क आना चाहिए, अब मुझे वो नहीं करना जो इतने सालों से चलता हुआ आ रहा है, तो मुझे अब कुछ अलग करना है। आप ये कहना चाहती हैं पीढ़ी, जो दो पीढ़ियां होती है, जो दोनों के बीच का गैप है, वहाँ मानसिकता में फर्क आ जाता है। मानसिकता में फर्क आ रहा है। जो बच्चा है वो चाहता है कि अब मुझे भी उड़ने दिया जाए ना, जैसे बाकी के लोग शहरों में उड़ उड़ के और आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं क्यों ना उड़ूं। महरवीर जी के पास आना चाहेंगे। महरवीर जी, आपने क्या अपने माँ बाप को कन्विंस करने की कोशिश नहीं करी, उन्हें मनाने की कोशिश नहीं करी? आपका मन नहीं किया या आपके हस्बैंड का मन नहीं किया वो अपने माँ बाप के साथ रहें या मनाएं उन्हें? नहीं सर, मना लेते, हम लोग कर रहे थे, मना लेते, लेकिन ये पंचायती जो बीच में आ जाते हैं ना, जो उन्होंने ये कह दिया था, छूटता ये कहते हैं कि तुम्हारी बेटी गई है, तो समझो हमारी बेटी भी कल ऐसा करेगी तो हमारी नाक कट जाती है। इस समय ये नाक कटने की, ये बच्चा जब कर रहा है तो वो दोनों परिवार को, लड़का और लड़की के परिवार तक सीमित रहनी चाहिए। ये पंचायती जो आती है, ये पंचायत हटनी चाहिए। मैं नहीं मानती ये पंचायत, बार बार ये पंचायत बैठे, ये पंचायती तो सारा काम खराब कर लेते हैं। बच्चे चले जाते हैं, लव मैरिज कर लेते हैं, बेटी या बेटा अपने परिवार को मना लेगा। जयदीप जी, हालांकि ऑनर किलिंग के मामले बाहर के देशों में भी होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ ज्यादा ही हैं। कितने मामले ऐसे हैं जिनमें लड़की को मार दिया जाता है, उसके बाद पूरे घर से उसका नामो निशान मिटा दिया जाता है। क्या इतना गलत है अपनी मर्जी से शादी करना? बहुत ही गलत है। जो है एक समाज का जो 30 तरीके का ताना बाना बना हुआ है अपना समाज का, उसके अंदर अभी कुछ आज की तारीख में कुछ लोग एक्सेप्ट करने लग गए हैं उसको, लेकिन जिस तरीके से पुराना बना हुआ है, कुछ ग्रामीण इलाकों के अंदर लोग हैं उसको इतने ज़्यादा उसको दिल से ले जाते हैं उस बात को कि वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और वो हालात इतने दूर तक बढ़ते चले जाते हैं कि एक ऑफेंस हो जाता है, एक मर्डर हो जाता है। देखो, मर्डर तो आप किसी भी मर्डर को कहेंगे तो मर्डर के लिए तो एक मेंसरिया डेवलप होता है पहले। अब उसकी जो रीजन है, उनकी एक रीजन सिर्फ यही हो जाती है कि ये मेरे खिलाफ क्यों गया, बच्चा उन्हीं का है, खून उन्हीं का है, वो एक मेंसरिया उनके ये डेवलप हो जाता है माइंड के ऊपर कि ये बच्चा तुम्हारे खिलाफ चला गया, तो इसको जो है जीने का कोई हक नहीं है। गलत है। मर्डर तो आप कर ही रहे हो ना, मर्डर तो आप किसी का भी कर रहे हो, एनिमिटी में कर रहे हो, लेकिन वाई एनिमिटी अगेंस्ट योर ओन किड्स। बिल्कुल। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए जयदीप जी, आपने 2-3 बातें कही कानून को लेकर। 2010 में जब हम लव कमांडो शुरू किया तो केंद्र सरकार ने कहा कि हम ऑनर क्राइम को लेकर के बिल लाएंगे, क्योंकि हम तेज हो गए तो वो भी तेज हो गए। जब ये नई सरकार आई, इन्होंने कहा कि हमें 22 राज्यों का कंसेंट मिल गया। आज तक वो बिल डिस्कशन के लिए नहीं आया, क्योंकि नौजवान जुड़े हुए हैं इससे। दरअसल हमारे जो लॉज हैं वो मेल शावनिस्टिक है, पुरुषवादी हैं। पूरी दुनिया में शादी के लिए लड़का और लड़की की बराबरी की एज है 18 साल। ये हमारा देश, मेरा भारत महान, लड़का ज़्यादा बड़ा हो, 21 साल का हो। क्यों?
18 साल का लड़का वोट देगा, देश का प्रधानमंत्री चुनेगा, अपना जीवन साथी चुनने का राइट। आपने कहा कि माँ बाप को भी ये होना चाहिए बच्चों की फीलिंग, अगर उस फीलिंग का वो आदर नहीं करेंगे तो फिर जवाब भी उन्हें वही मिलेगा। आपने कहा ऑनर किलिंग, प्रतिभा गुर्जर की ऑनर किलिंग हुई अलवर में, भरतपुर में। हमारे दबाव के बाद, उस लड़के की जद्दोजहद के बाद, वुमेन ग्रुप की जद्दोजहद के बाद वहां FIR दर्ज हुई। आज तक एक गिरफ्तारी नहीं हुई। समाज को एकजुट होकर एक मंच बनाने की जरूरत है जहां इस तरीके के ऑफेंसेस को रोका जाए, क्योंकि ये ऑफेंस किसी भी हालात में किए गए हों, कोई भी किसी भी तरीके से इसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। वो मुस्कान थी जो कहीं खो गई, मैं जज्बात था जो कहीं बिखर गया। बहुत दुख होता है जब भी समाज में ऐसा कुछ होता है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। तो ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है, वो कंधे हैं अखिलेश जी के, जिनके प्रयास से सबको साथ लेकर हर समाज, हर वर्ग, हर तबके के लिए योजनाओं की शुरुआत हुई है। समाजवादी एम्बुलेंस सेवा एक ऐसी योजना जिसने जाने कितनी ही जिंदगियों को बचाया है। पूरे उत्तर प्रदेश में घायलों और गर्भवती महिलाओं को तुरंत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करवाने के लिए एकदम मुफ्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। बस 108 नंबर मिलाना है। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा दर्द हो, ये मुझे देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई गम की पनाहों में रोया। अजीब दस्तूर है जिंदगी का, कोई भरोसे के लिए रोया, कोई भरोसा करके रोया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है दोस्तों। आज हमारे इस प्रोग्राम जिंदगी के जरिए हम ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि क्यों इंसान प्यार को भूलकर नफरत की ओर बढ़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो लोग भी जिनके साथ ऐसा हो चुका है। आइए उन्हीं से जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। अनिल कौशिक जी हमारे साथ हैं। अनिल जी, आपने अपना बेटा खोया है, क्या हुआ था? क्यों आपके बेटे को ऑनर किलिंग का शिकार होना पड़ा? सर, मैं जनपद बुलंदशहर से हूँ और मेरा बेटा था लवकांत कौशिक। तो वो एक लड़की से प्यार करता था सर, सिकंदराबाद की रहने वाली लड़की थी। लड़की के भाई की शादी थी 12 मई सन 2013 में। उस लड़की ने बेटे को बुलाया, बेटा वहाँ उसके भाई की शादी में चला गया। तो सर रात में करीब 10:10 तक मेरी पत्नी की बेटे से बात होती रही। वो बार बार कहती रही, बेटा तू आ जा, वहाँ से आ जा। बोले मम्मी कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूँ। उसके बाद सर उसका फ़ोन बंद हो गया और सुबह में फिर रात भर परेशान रहे। इसकी मम्मी रात में घूमने भी गई वहाँ, तो वहाँ जाके देखा कि 2 बजे ही वो सारी लाइट वाइट उतर गई थी। और बारात घर, जिस घर में बारात घर में शादी थी, वो लोग वहाँ से सब गायब हो गए थे। तो उसके बाद हमने सोचा कि शायद हमारे बेटे ने गलती कर दी हो, वो उस लड़की को लेकर कहीं भाग गया है। तो सुबह फिर हमारी पत्नी वहाँ रिपोर्ट लिखाने गई कोतवाली नगर बुलंदशहर में। तो वहाँ इन्होंने तहरीर दी, उन्होंने वायरलेस कराया। तो पहले तो पुलिस ने कह दी जी हाँ कुछ ऐसा नहीं है। थोड़ी देर बाद वहाँ से वहाँ के थाना अध्यक्ष थे जितेंद्र काल्ला जी, उनसे करीब 9 साढ़े 9 बजे
बात हुई है कोतवाली नगर बुलंदशहर में, तो उन्होंने कहा कि हाँ जी एक लड़का है और एक लड़की है, इनकी बॉडी मिली है महिपा जागीर रेलवे ट्रैक पर, और वहाँ एक मोटरसाइकिल खड़ी हुई है UP 13 के 0670 और इस पर सभासद लिखा हुआ है। तो मेरी मिसिज ने उसी समय कोतवाली में बैठे, वो SP सिटी साहब भी बैठे थे अजय साहनी जी, इन्होंने कहा साहब ये मोटरसाइकिल मेरी है और वो बच्चा मेरा, उसका नाम लवकांत है, वो जो लड़की है उसका नाम निधि मित्तल है, उसके पापा का नाम गोपाल मित्तल है, वो वहाँ के रहने वाले हैं। पहले से ही पुलिस से मिली भगत थी, पूरी प्लानिंग थी, बच्चे को बुलवाया गया, उसके बाद बच्चों को मार के और रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया। पुलिस पहले ही दिन से उसे आत्महत्या करार दे रही है। पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी हमारी, बहुत भागदौड़ करी, पब्लिक का आक्रोश देखकर जब सारा शहर इकट्ठा होकर आ गया सड़कों पे, उसके बाद साहब उन्होंने कोतवाल साहब ने पहले हमारी पत्नी को बुलवाया एक जगह, बोले अरे बहन जी क्यों चक्कर में पड़ रही हो, बेटा आपका गया, बेटी उसके गई, आराम से घर में फेंको, आप अपने घर में बैठ जाओ वरना बर्बाद और हो जाओगे, खामा कितने लोग बर्बाद हो गए, आप आराम से बैठ जाओ, कुछ नहीं है। मुकदमा नहीं लिखा सर, बार बार जाने पे मुकदमा नहीं लिखा। उसके बाद जब ज़्यादा वो हुआ और कप्तान साहब ने आदेश किया, मीडिया पीछे पड़ी, तो कप्तान साहब ने आदेश किया कि भाई इसमें मुकदमा लिखिए। तब भी कोतवाल साहब ने इतना बढ़िया खेल किया कि उसके लड़की के घर गए, उसके पिताजी से एक तहरीर लिखवा लाई, उस तहरीर के आधार पर अपहरण प्लस हत्या का अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा लिख दिया। लड़की वाले की तरफ से 263 मुकदमा का अपराध संख्या, उसमें सर ये मुकदमा लिखा रात को 10:30 पर। और जो हमारी तहरीर सर जो हम 13 तारीख में ही दे आए थे, उसकी कॉपी भी मैं लेकर आया हूँ यहाँ पे, उस तहरीर पे उन्होंने 10:45 पे 263 करके मुकदमा, यानी कि उलझाने के लिए जितेंद्र काल्ला थे उस समय ऐसो वहाँ पर, आजकल दनकोर में इंस्पेक्टर हो गए, वो 3 स्टार हो गए, उस समय 2 स्टार हुआ करते थे। तो उन्होंने सर वहाँ भी खेल कर दिया। और शुरू से ही जब हम ये कह रहे हैं कि साहब हम आ रहे हैं, बच्चा हमारा है, हम तुरंत निकलनी है, आनन फानन में साहब उन्होंने वहाँ से बॉडी उठवा ली दोनों बच्चों की। अक्सर साहब लावारिस लाशों में वो पुलिस को फोटोग्राफ रखने होते हैं कि भाई ये पब्लिक को दिखाया जाएगा कि ये लावारिस बॉडी है, उन्हें सब पता ना कौन सी जल्दी, उन्होंने हाथ बच्चों को वहाँ से उठाया, ना कोई फ़ोटो खिंचवाया। वहाँ साहब पिलर मैंने दिखाया था, कप्तान साहब को मैं लेके गया था बाद में, पिलर पर साहब ब्लड के निशान थे, उस ब्लड की उन्होंने सैंपलिंग नहीं कराई। वो बहुत दिन बाद हम काफ़ी वो हुआ, तो मेरे ख्याल से 1-1.5 महीने बाद कप्तान साहब गए अपनी फॉरेंसिक टीम को लेकर, उसकी आज तक साहब रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद इन्होंने जांच क्राइम ब्रांच में करा दी, क्योंकि असरदार पुलिस अधिकारियों में इनकी गिनती होती है उत्तर प्रदेश के अंदर, इनके कई अपना कॉलेज वगैरह भी चल रहे हैं। तो इन्होंने साहब पूरा खेल कराया, क्राइम ब्रांच में चला गया, क्राइम ब्रांच में भी सब लोकल पुलिस ही रहती है। अमिताभ जी, आपने पूरा ये मामला सुना, पुलिस किस तरीके से यहाँ खेल रही है, या किस तरीके से इनके साथ डील हुई, या किस तरीके से इनकी सामने दिक्कतें सामने आई, आप क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण के बारे में? ऑनर किलिंग कहीं ना कहीं ताकत का भी प्रतीक है और ताकत का परिणाम भी है। ऐसे मामले में मुझे जान के बड़ी अजीबोगरीब बात लग रही है कि जो दरोगा थे वो इंस्पेक्टर बन गए, और इंस्पेक्टर बने उनके दामन में ऐसे दाग हैं कि एक ऑनर किलिंग में उन्होंने ऐसा घटिया रोल किया। मैं अनिल जी से ये आग्रह करूंगा कि वो इस मामले को आगे बढ़ावें, और उस इंस्पेक्टर जो अब इंस्पेक्टर हैं, उस समय दरोगा थे, उनकी जो काली करतूत है उसके लिए वो दंडित करावें। मेरा यह मानना है कि हम लोग छोटे छोटे अपने अपने स्तर पर ऐसे स्टेप्स करके इस प्रकार का जो घटिया कार्य और आचरण करते हैं, जैसे ये पुलिस वाले ने किया, जिन दरोगा जी की ये बात कर रहे थे, ऐसे लोगों को दंडित कराने के लिए हमें और आपको ही आने आना पड़ेगा। अनिल जी, आपने बेटा खोया है, आपको उसकी सच्ची श्रद्धांजलि मेरी निगाह में तभी होगी जब ये दरोगा दंडित हो, क्योंकि जो उसका कृत्य है वो किसी प्रकार से माफी देने योग्य नहीं है। बिल्कुल अमिताभ जी, जहाँ ये समाज सिस्टम कहीं ना कहीं अगर कुछ अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो हमें खुद ज़रूरत है हम आगे आएँ और इसकी जिम्मेदारी लें कि सिस्टम को हमें बदलना है। प्रवेश जी, आप माँ हैं, आपका दर्द सबसे बड़ा है। क्या वाकई में जाति, धर्म, गोत्र ये सब इंसान से ऊपर है? मैं प्रवेश कौशिक लवकांत की मम्मी हूँ सर। मेरे साथ सर इतना गलत हुआ है कि मैं कहूँ किसी भी माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए जैसा सर मेरे साथ हुआ। मेरा 22 साल का बेटा था सर, और किसी लड़की सिकंदराबाद की लड़की थी निधि मित्तल, उससे वो प्यार करता था सर। तो मैंने उसका रिश्ता की बात आई थी, कहीं से रिश्ता है, तो मेरे बेटा ने मुझे 12 अप्रैल को मेरे बेटा ने मुझे बताया। उसने कहा सर कि मम्मी आप मेरे रिश्ते की हाँ मत करना, मैं अपनी मर्जी से ही शादी करूँगा।
तो मैंने कहा बेटा ठीक है कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक सिर्फ लड़की को मुझे तो ऐसा दिखा दियो। कि मैंने निधि से ये कहा था, निधि ठीक है बेटा, मेरे बेटा तुझसे प्यार करता है तो क्या तू भी इससे प्यार करती है? तो उसने कहा ठीक मम्मी मैं भी प्यार करती हूँ, मगर मम्मी मुझे एक बात बता दीजिए। मैंने कहा हाँ बेटा बताओ, अगर मेरे घर के किसी वजह से राजी नहीं हुए तो आप हमारी शादी कर दोगी? तो मैंने ये कहा हाँ बेटा बिल्कुल कर दूंगी, मगर दोनों कोई गलत कदम मत उठाना। मेरी बेटी निधि ने कहा, मैं क्या मम्मी नहीं कोई हम गलत कदम नहीं उठाएंगे, आपकी सहमति से हम शादी करेंगे दोनों। तो मैंने कही बेटा एक बात बताओ आपके घर में कौन राजी है? तो उसने कहा चलो मम्मी को तो मैं एक बार को मना भी लूँगी, मेरा भाई जो है उससे मुझे डर है और मेरा भाई कुछ भी कर सकता है। मैंने कुछ भी का मतलब क्या है कि वो उनने पहले भी जहर देने की मुझे कह दी थी, तो ये लड़की घूमती है इसे जहर देकर मार दूंगा या इसे फांसी देकर मार दूंगा और उस लड़के को भी मार दूँ। मैंने कि उसने ऐसा कही थी, मैं कि फिर तू क्यों तैयार हो रही है? तो देख बेटा ऐसा कह रहा है तो वो नहीं आप हमारी शादी कर देना और हम जो है कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे, आपकी मर्जी से करेंगे जो भी कुछ करेंगे। तो मैं अपनी मम्मी से बात करा दे तू मेरी। उसने कहा 12 मई को मेरे भाई की शादी है और मम्मी आप शादी हो जान दीजिए, उसके बाद में आप बात कर लीजिए। मैंने कि ठीक है मैं बात कर लूँगी, उसके बाद मैं कर लूँगी। उस 12 तारीख को रात को 8 बजे मुझे लव नहीं बता के गया, उसका निधि का फ़ोन आया, मैसेज आया, मेरे फ़ोन पे ही बात हुई, मेरे फ़ोन से ही बात हुई उसकी। तो एक मोहल्ले में शादी थी, मैं ज़रा उसमें बिजी थी, मैं शादी में लग रही थी। कह रहा मम्मी सुनो, मैंने हाँ बेटा कि आप तैयार हो जाओ, मुझे एक शादी में भी जाना था और मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। मैं कहाँ जा रहा? अभी आ रहा हूँ मम्मी। वो चला गया, निधि के कहने से वो पहुँच गया वहाँ। मेरी बात भी फ़ोन पर हुई है, फिर मैं लब तू है कहाँ? उसने कहा मम्मी मैं शादी में हूँ और मैं आ रहा हूँ। मैं शादी में कहाँ पे है तू? 9-10 में मेरी बात हुई भी दोबारा। उनने कहा कि मैं जो है शादी में सिकंदराबाद आऊँ। मम्मी निधि ने मुझे कसम दरम खवाई, मैं आ गया हूँ। मैं चल ठीक है कोई बात नहीं, तू चला गा मगर टाइम से बेटा घर आ जा। मम्मी तुम भैया को लेकर चली जाओ शादी में या पापा को लेकर। मैं कि बेटा नहीं तू आ जा, मैं तेरे साथ ही चलूंगी, तू गाड़ी चला कर ले चलियो। 9:30 बजे उसका दोस्त जो उसके साथ गया था, मैंने फिर उसका फ़ोन करा सर, मैं कि सानिप लब्बू कहाँ है मेरा? कह रहा कि तुम बार कि तुम्हारा फ़ोन आ रहा। उसने कहा तू घर चला जा, मैं निधि को होटल में छोड़ के आ रहा हूँ और तू घर पहुँच जा। तो मैं तो वहाँ से बस में बैठ के आ गया, लब वहीं रह गया। उसके बाद में सर मैंने फिर फ़ोन मिलाया, मैं कि लब, फिर उसने उसके फ़ोन फिर मैंने कही लब्बू तू आ क्यों ना रहा, कहाँ है? कि मम्मी मैं निधि से बात कर रहा हूँ और कुछ बात हो रही। मैं कि ठीक है। उसके बाद में उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया सर। मैं फ़ोन मिलाती रही, फ़ोन नहीं उठा उसका। ठीक मुझसे राजी खुशी खूब बात कर रहा, अपनी बहन से भी उसने बात करी, अपने बहनों से भी राजी खुशी बात करी। अगर कोई ऐसी बात होती वो मुझे बताता तो सही। उसके बाद में फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। निधि और वो दोनों साथ थे। उसके बाद में ठीक है सर, जैसा उन्होंने करा मैं मानती हूँ। अगर मेरा बेटा वहाँ था, उनकी लड़की भी प्यार करती थी, मेरा बेटा भी प्यार करता था, तो कम से कम एक मौका मुझे ऐसा तो दिया जाता कि आप अपने लड़के को रोक लीजिए, हमारी लड़की के पास नहीं आवे, इधर नहीं आवे। तो सर अगर मैं ना रोकती तो मेरी गलती। इसका मतलब ये नहीं होता है लड़की लड़का प्यार करते हैं तो क्या उनका मर्डर ही कर देते हैं? क्या उन्हें फेंक ही देते हैं, मार ही देते हैं? उनको मौका भी तो देते हैं, समझाते भी तो हैं। ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पर, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि अगर एक लड़का लड़की, खासतौर पर एक बालिग लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं तो क्या उन्हें मार ही दिया जाए? क्या यही इस चीज का समाधान है जिसकी वजह से उस लड़के या फिर उस लड़की का पूरा परिवार जिंदगी भर उसका दर्द सहता रहे? प्रवेश जी से पूछना चाहूंगा कि प्रवेश जी, क्या आपको लगता था कि आपके बेटे ने प्यार करने की जो गलती की थी उसे उस गलती की इतनी बड़ी सजा मिलेगी? एक प्यार की कोई सीमा नहीं होती, कोई उम्र नहीं होती। एक पढ़ाई की कोई सीमा, कोई उम्र नहीं होती सर, किसी भी टाइम हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मार के फेंक दो, पुलिस लीपापोती कर दो और माँ बापों को इतना दबा दो कि ये तो सर मैं नहीं रो सकती, मैं नहीं कह सकती। अगर मैं सुबह को भी उठती हूँ तो भी मैं ये देखती हूँ सपना नहीं देखा। लब्बू तू मुझे सपने में नहीं आया, क्यों नहीं आया? सोचती रहती हूँ सर पूरे दिन में आपके आगे सबके आगे क्या रोऊं। एसओ साहब ने पूरा उनका साथ दिया है। अगर वो साथ ना देते कि मुझे क्यों किसी के घर बुलाते, क्यों दबाव देते, कहते अरे ऐसे आत्महत्या कर लेते, उसमें कौन सी बात है? हमने भी करा था। उन्होंने मुझे ऐसी बात बताई थी सर, मैं नहीं बता सकती। वैसे आखिरी बार जब आपकी अपने बेटे से बात हुई थी
क्या बात हुई थी आपके अपने बेटे से? कुछ बातें आपके जहन में हैं, अगर आप बता सके। जी हाँ जी, मुझे पूरी बात याद है। उसने जो कहा था, मैंने ये कहा था, लब मैं तेरा इंतजार कर रही हूँ बेटा, आजा। उसने मुझसे ये कहा, मम्मी मैं आ रहा हूँ। निधि ये कह रही है 5 मिनट और रुक जाओ, गुड़ चढ़ी हो जाएगी, उसके बाद मैं होटल में खाना वाना खा के आप घर निकल जाना, और मैं भी जो है मुझे होटल में छोड़ आना, ब्यूटी पार्लर के यहाँ छोड़ आना। मैं मम्मी से ब्यूटी पार्लर के यहाँ छोड़ के आऊँगा। मैं कि ठीक है तो बेटा तू मगर आ टाइम से जाइयो। सर अगर कोई बात आत्महत्या करते तो मेरा बेटा ये तो बताता, मम्मी आप राजी ना हो, पापा राजी ना है, या कोई वो ना है, मैं हम अपनी आत्महत्या कर रहे हैं, कुछ तो बताता मुझे वो। उसने ऐसा क्यों करा ये बताइए। मेरी इंस्पेक्टर साहब से भी झड़प हुई थी, उन्होंने कहा था कुछ नहीं निकल के आ रहा। ऐसे वो थे क्या नाम है उनका, सिसोदिया जी, क्राइम ब्रांच में, उन्होंने कहा कुछ निकल के नहीं आ रहा, ये तो आत्महत्या निकल के आ रही है। तो मैंने ये कहा सर क्या बुलंदशहर की रेल की पटरी खत्म हो गई थी, या पंखा घर में खत्म हो गए थे, क्या बुलंदशहर में जहर खत्म हो गए थे? वो सिकंदराबादी क्यों करी उसने जाकर आत्महत्या, आप ये तो बताइए मुझे। तो मुझसे भी अकड़ना धकड़ना शुरू करा। सर उन्होंने जानी ये चुप बैठ जाएगी, मगर मैं मर गई चुप बैठूंगी। और नहीं सर, जब तक मेरे बच्चा को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी, चाहे मेरा मर्डर, और मेरा भी मर्डर होगा सर, जरूर होगा, मुझे मालूम है। वो लोग ही मेरा मर्डर करेंगे, एसओजी करवाएंगे, जो सिकंदराबाद के एसओ है वो, उन्होंने भी क्योंकि धमकी भी मुझे कई बार दिलवा दी है। इस बात में भी मैं कोई मुझे डर नहीं, अपनी मेरी भली मौत हो जाए, मेरा बेटा गया मैं भी मर जाऊं, मेरा बड़ा बेटा हैगा, उसके फैमिली है, बच्चे है उसको अपने आप संभालेगी बड़े बेटा को, मेरे घर वाले खुश सक्षम है अपने आप को, मेरी बेटी अपने घर की है। बेटे की आपको कौन सी ऐसी बात याद आती है जो आपको परेशान करती है आज भी? सर मैं नहीं बता सकती, मेरा बेटा बहुत अच्छा था, मुझे हर पल पे गाड़ी में भी सब जगह वही लेके जाता था सर, मुझे बहुत याद आती है उसकी। मैंने कहा 25 लाख का रिश्ता भी तोड़ दिया मैंने उसके खातिर, तेरी शादी मैं इससे ही कर दूंगी, मगर कोई गलत कदम मत उठाइयो। उस लड़की इतनी अच्छी लड़की थी, उसकी बेटी नहीं थी, वो बेटी मेरी थी। दोनों के लिए लड़ाई लड़ूंगी मैं, निधि के लिए भी या लब्बू के लिए भी, दोनों के लिए लड़ूंगी सर। बहुत गलत करा है सर उन्होंने मेरे साथ, किसी माँ के साथ ऐसा ना हो जिसकी गोद उजाड़ी जाए सर। छोटा सा मेरी गोद में आके लेट जाकर मैं कह रही लव तू बेटा थोड़ा सा अलग हट जा, जो कह कर माँ की गोद में औलाद को नींद बहुत अच्छी आती है, तू क्यों के मैं मेरे को दुख गया सर। अब मेरे पास रहेंगे मेरी पोती पोते, इतना प्यार इनमें भी नहीं था जितना उनमें, उसमें बहुत प्यार था सर मेरा। मैंने बड़ी बड़ी मुसीबत देखी थी सर उसे जब पैदा किया था मैंने, घर वाले नहीं चाहते थे 3 बच्चे हिंगे चौथा हो, मैंने सर सबकी सुनी थी, उसे पैदा करा मैंने सर, इससे ज्यादा और क्या करूंगी उसके लिए। मैंने कि सर उससे कही थी लब गाड़ी मंदी चला बेटा, अगर मैं मर गई तो तेरे फेरे भी नहीं डलेंगे। उसने मुझसे ये कहा मम्मी अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा, मम्मी जी नहीं सकता। सर आज मैं उसके साथ नहीं मरी, मैं नहीं मर पाई सर। मुझे लगता है कभी कभी मैं कुछ कर लूं मेरा बच्चा मिल जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा, अब नहीं मिलेगा मुझे। मगर सर मैं चाहती हूँ, पुलिस प्रशासन ने, बुलंदशहर ने मेरा कोई साथ नहीं दिया, मीडिया ने मेरा इतना साथ दिया सर, जितनी तारीफ करूँ इतनी कम है मेरे लिए। मैं चाहती हूँ CBCID जांच हो, मैं दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जितेंद्र काला को पता चले कि कैसे पैसा मुर्दे इनके लाशों के कैसे पैसा खाए जाते सर। बहुत बहुत गलत करा उन्होंने हमारे साथ, आज तक भी किसी लड़की वाले के किसी परिवार को नहीं उठाया सर, एक भी दिन उठा के सर उन्हें 2 दिन की सजा दे देते तो उन्हें पता तो चलता, बुलाएंगे बस, हाँ जी आपको पता है, नहीं पता, प्रसाद सदेंगे, उन्हें वापस भेज दिया। आज तक किसी को सजा दी? उसकी माँ ने शॉपिंग करी थी मेरे बेटा के साथ, अपनी लड़की के साथ शादी की, 5 मई को शॉपिंग करी थी सर। उसने क्या कहा, मैंने कही तुझे नहीं पता थी, तुझे मेरा लड़का गाड़ी में लेके गया? कह रही मुझे क्या पता, मैं नहीं जानती। और सर लोकेशन निकाली तो फोन की लोकेशन मुई की निकल के आई, मेरे बेटा ने शॉपिंग उसके मोबाइल की भी निकल के आई, माँ के की भी, निधि के की भी, मेरे लव की भी लोकेशन वही निकल के आई, उस पर भी लीपापोती कर दी सारे सबूतों पे सर। लीपापोती पुलिस ने सारों पे करा दी, उनका साथ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। मैं कहूँ कम से कम ये तो देखते कि बेटी उसकी भी तो बेटा वो मेरा भी, मगर वो दोनों उसकी बेटी नहीं थी। वो अगर उसकी बेटी होती तो वो डायन नहीं बनती,
वो क्योंकि वो मेरी बेटी थी, उन दोनों के लिए आज सर मैं लड़ रही हूँ और जिंदगी भर लड़ती रहूंगी सर। बहुत याद आती है उसकी मुझे, मैं क्या क्या बताऊं। मुझे उसके सूटकेस भरे, 4 कपड़े रख के सूटकेस भरा हुआ है सर। मैं देखती हूँ किसको पहनाऊंगी, कोई अगर झोंके भाई इसके पापा भी झोंके, नहीं ना मैं पहनूंगी, नहीं तुम पहनोगे तो मुझे बहुत रोना आएगा, तुम कोई मत पहनो उसकी चीज को, मेरी आंखों के सामने रखी रहने दो। सर 18 अप्रैल को मेरी शादी की सालगिरह थी सर, मेरे लिए एक साड़ी लेके आया, मैं पैसे देती रहती थी, वही मेरे काम सारा वही करता था, बैंकों का, मेरी सभासद दी की सारी मेरी, मैं बेटा वहाँ चला जा, मेरा ये काम है, इस लेडी का ये काम कराया, भैया का ये काम कराया सर, वो रहते थे उस पे पैसे। मेरे लिए एक साड़ी लेके आया सर, काले रंग की मोती लगे, वो मम्मी तुम्हारी शादी की सालगिरह मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया हूँ। मम्मी निधि ने कही थी अच्छी साड़ी लेके जाना। सर मैं कैसे कह दूँ, निधि मेरे लिए बुरी थी, अल्लाह मेरे लिए बुरा था, मगर वो हत्यारों ने ना बहुत बुरा करा सर, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकती। सुरेंद्र जी, यहाँ चाहे ये खाप पंचायत हुई या नहीं हुई, या कोई पंचायत हुई या नहीं हुई, लेकिन एक माँ ने अपना बेटा खोया है, कैसे वापस आएगा ये बेटा? हालांकि ये कुरीति का हिस्सा नहीं है। देखो, समाज की सबसे बड़ी कुरीति है। एक चीज तो इसमें उभर के बिल्कुल स्पष्ट आ गई कि लड़की की माँ को भी पता था, जब बच्चा गया शॉपिंग कराने के लिए, मोबाइल की लोकेशन एक उस पे आ रही है रडार पे, ठीक है। दूसरा, लड़की के भाई को भी पता था, तो ये तो ऑनर किलिंग है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि समाज इस प्रकार का जघन्य अपराध न करे। जीव हत्या महापाप है, ठीक है। आप भी इंसान हैं, जिनका मर्डर किया वो भी इंसान थे, ऐसा जघन्य अपराध आप न करें। दूसरा कि प्रशासनिक कार्रवाई कड़ी से कड़ी होनी चाहिए इसके अंदर। कानून पर्याप्त है, बरसते आवश्यकता है उसका कड़ाई से पालन करने की। कड़ाई से पालन नहीं होता पुलिस स्टेशन के अंदर। अगर कड़ाई से पालन हो जाए और एक्यूज्ड को उठा करके उससे इन्वेस्टिगेशन की जाए प्रॉपर, तो तथ्य जरूर सामने आते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट जग जाहिर है ये चीज। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कौशिक परिवार को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लव कमांडोज इनकी इस लड़ाई को लड़ेगा, और इनकी नहीं, इन जैसे और जो भी ऐसे मामले होंगे, और आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं और ऐसे जो भी मामले हों, कृपया हमारे हेल्पलाइन नंबर 0931378437 पर या ईमेल helpline@lovecommandos.org पर हमें भेजें। हम इन तमाम मुद्दों की लड़ाई अंतिम पड़ाव तक लड़ेंगे, चाहे इसके जो दुष्परिणाम हमें झेलने पड़े, चाहे हमारे साथ जो हो, लेकिन सम्मान के नाम पर हिंसा, सम्मान के नाम पर हत्या नहीं होने देंगे। देश हम सबका है, सब मिलकर बचाएं। बिल्कुल संजय जी, प्राइम न्यूज की यही कोशिश है कि वो मुद्दों को उठाए और उन मुद्दों को उनके समाधान तक पहुंचाने का प्रयास करा जाए पूरी तरीके से। अनिल जी, जब आपको ये पता चल गया कि आपका बेटा आपके बीच में नहीं रहा है, तो किस तरीके की आपने उसके न्याय के लिए कोशिशें करी और क्या दिक्कतें आपके सामने आ रही? सर, दरअसल बात यह है कि पहले ही दिन से शीशे की तरह बिल्कुल केस साफ है। पुलिस ने इस मामले में हमारी कोई मदद नहीं की, और पुलिस ने सर 16/10/2014 को इसमें FIR दाखिल कर दी, और FIR में सर उन्होंने कोतवाल साहब जो क्राइम ब्रांच के थे, सतपाल सिंह सिसोदिया, उन्होंने ये लिखा कि साहब मेरे अनुमान से ये अलीगढ़ की तरफ से रेल आ रही थी और दोनों प्रेमी युगल ने उसके सामने कूद कर आत्महत्या कर ली। तो सब मैं उन कोतवाल साहब को भी ये दिखा कर आया था। मैंने कहा साहब आपने ये कैसे लगा दी? मैंने सर जनसूचना मांगी थी रेलवे विभाग से, और उन्होंने जनसूचना में क्लियर लिखा रेलवे ने कि 11 मई 2013 से 15 मई 2013 तक रेलवे स्टेशन दनकौर और वेर क्षेत्र के मध्य कोई भी रेल दुर्घटना, रेल से आत्महत्या नहीं हुई है, और रेल से आत्महत्या में ना कोई आदमी मरा है और ना रेल से कोई दुर्घटना हुई है, अतः यह सूचना शून्य प्रेषित है। ये सब रेलवे का रिकॉर्ड कह रहा है। रेलवे रिकॉर्ड क्लियर कह रहा है कि हमारे इस ट्रैक के बीच 11 मई से और 15 मई तक कोई दुर्घटना नहीं हो रही, और कोतवाल साहब लिख रहे हैं कि मेरे अनुमान में इन्होंने कूद कर आत्महत्या कर ली। तो साहब रेल का रिकॉर्ड को झूठ बोलेगा? जनसूचना ही रखी साहब मेरे पास सारे कागज में। उसके बाद साहब माननीय हमारे गृह मंत्री जी हैं भारत सरकार के, तो उस समय के जो हमारे अध्यक्ष जी थे माननीय लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, वो बुलंदशहर में आए हुए थे, तो मैं मीडिया के सहयोग से उनसे मिला साहब, मैंने उनसे गुहार लगाई साहब हम हमारी मदद कीजिए।
उन्होंने साहब माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार राजनाथ सिंह जी को लेटर लिखा, माननीय गृह राज्य मंत्री जी किरेन रिजिजू जी उनके लिए लेटर लिखा, उन्होंने साहब उत्तर प्रदेश सरकार के लिए लेटर जारी किया, लेकिन साहब कोई सुनवाई नहीं हुई। ये लेटर मैं साथ लेकर आया, सारे लेटर हैं सर, सारे लेटर हैं, कोई भी सब मदद नहीं हुई। अब हमारा सर इसमें यही प्रयास है कि अगर किसी भी तरीके से इसकी CBI जांच या CBCID जांच हो जाए। इसमें जो हत्या हुई है वो लड़की के भाई और पिता ने बदमाशों से साज करके, कोतवाल साहब से साज करके, पहले ही प्लानिंग करके सर इन्होंने कराई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की देख लीजिए सर, 8 चोटें हैं बच्चे के हाथ में, बच्चे का सीधा यहाँ से पैर कटा है राइट हैंड का और उल्टा साहब हाथ कटा है। ऐसी कौन सी रेल है साहब का जो एक तरफ से हाथ काट देगी और एक तरफ से पैर काट देगी, वो तो एक साइड से ही काटेगी साहब। अनिल जी, क्या आपको भी किसी तरह की ऐसी धमकियां मिल रही हैं कि अगर आप इस केस को आगे लेकर जाएंगे तो आपके साथ भी कुछ? सर जो बुलंदशहर जेल में कुछ बदमाश है, नाम तो मैं नहीं लूंगा यहाँ उनके, तो उन्होंने बुलवाया, हम हवालात आती है सब तारीख पे वो आते हैं 14वें दिन पेशी पे आते, तो उन्होंने बुलवाया कई बार मुझे, भाई पंडित जी यहाँ उनके लोग पहुंचे, मैं चल भैया चलने कि भाई पंडित जी आप आराम से बैठो, देखो बेटा तो खो गया, अब आना नहीं है और खामा दिक्कत में आ जाओगे यार, हमें आपसे पूरी हमदर्दी है, आपका बच्चा गया, आप आराम से बैठो। मैं बोला भैया बैठने का तो कोई मैटर ही ना, और मैंने कहा वो लोग क्यों डर रहे हैं भाई, अगर वो निर्दोष हैं तो हम कोई जबरन थोड़ी फंसवा दें किसी को। तो ये सब मुझे भी मालूम है कौन आदमी धमकी दिलवा रहा, और ये भी मालूम है सर कि आज जब टीवी चैनल पे आपके पे ये प्रोग्राम चलेगा तो आप मान लीजिए कि अगला प्रोग्राम आप ही हम दिखाएंगे और इसे दिखाएंगे कि देखो ये पति पत्नी आए थे और आज इनके लिहाज से हम ही आप ही दिखाओगे सर इस चैनल पे। ये होना हमारे साथ इस प्रदेश में सब सुनवाई होनी नहीं है इस गवर्नमेंट को। सार्वजन कितने लेटर मैंने लिख लिए मुख्यमंत्री जी को, प्रमुख सचिव गृह को और मुख्य सचिव जी को, DGP साहब से खुद मेरी पत्नी मिल के आई, समझे साहब। सारा कुछ होने के बाद भी साहब उस दरोगा की इतनी बड़ी पावर है, इतना पैसे वाला आदमी, उसके 2-3 कॉलेज चलने। संजय जी, अब आप बताइए, एक पीड़ित माँ बाप आपके सामने है, सारी स्थिति आपके सामने है, क्या करेंगे आप इनके लिए? देखिए, इस पूरे मामले को आप पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं, हम प्रशासनिक डोमेन में लेके माँ बाप इससे ज्यादा क्या कर सकता है? सबसे बड़ी समस्या यही हो रही है कि ये लड़ाई, दरअसल अगर उस बच्ची को पता था उसका परिवार ऑब्जेक्ट करेगा, तो वो जब इनकी माँ से मिली थी, माँ ने हाँ कहा था, उसे उसी वक्त फैसला कर लेना था इसके साथ, अपने प्रेमी के साथ घर बसा लेना। बल्कि आपके चैनल के माध्यम से तमाम प्रेमी प्रेमिकाओं से कहना चाहता हूं कि यदि आपको लगता है कि आपका परिवार आपके प्रेम के प्रति सॉफ्ट होगा तो आप आगे मनाने की तरफ चलिए। यदि आपको लगता है कि वो हत्यारे साबित होंगे तो कृपया अपनी हत्या मत करवाइए। लव कमांडोज है आपकी मदद के लिए, उठिए, अपने प्रेम के रास्ते को खुद संजय जी, इस परिवार की आप कैसे मदद करेंगे? संजय जी, परिवार की बात मैंने जैसे पहले कहा कि इस लड़ाई को हम लड़ेंगे। कार्यक्रम के बाद मैं कौशिक साहब से अनुरोध करने जा रहा हूं तमाम कागजों की छायाप्रति के लिए, और उसके बाद चाहे अदालत में लड़ना होगा, चाहे राष्ट्रपति के यहाँ लड़ना होगा, चाहे प्रधानमंत्री के यहाँ लड़ना होगा। लव कमांडोज रुकता नहीं है। महविश गवाह बैठी है कि जब हम लड़ाई को शुरू कर देते हैं हम अंत तक लड़ते हैं। इसमें भी हकीम ने हमारी बात ना मान के वापस गांव चला गया। आज वो हमारे बीच में, हमें बहुत दिल में दर्द होता है, तकलीफ होती है, हमारा बच्चा गया है। लेकिन उस लड़ाई को तब तक, अब भी उसके बाद भी हमने पूरी मजबूती से लड़ा, और इस कौशिक परिवार की लड़ाई को भी उस मजबूती या उससे ज्यादा मजबूती से लव कमांडोज लड़ेगा। रश्मि जी, सितारों की जिंदगी सबके लिए एक उदाहरण होती है, आप क्या कहना चाहेंगी हमारे दर्शकों से हॉरर किलिंग के बारे में? आपने बिल्कुल सही नाम दिया, हॉरर किलिंग, क्योंकि ये सब स्टोरी सुन के हॉरर ज़्यादा होता है और मुझे लगता है कभी ये जब की भी जाती है ऑनर किलिंग के नाम के ऊपर, वो हॉरर फैलाने के लिए ही किया जा रहा है इन सबको। तो उदाहरण तो यही है कि जो भी समाज में होता है वो अगले आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण ही बनता है, और जो भी समाज के लोग ये सब कुछ कर रहे हैं वो हॉरर फैलाने के लिए ही कर रहे हैं और अपने मुद्दे पे कामयाब भी होते जा रहे हैं। तो इसको जितनी जल्दी रोका जाए और साथ ही साथ थोड़े खुलेपन से सोचा जाए कि अगर आप कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी, युवा, वो देश का भविष्य है, तो उनको अपना भविष्य तो बनाने दीजिए पहले। महविश जी, लास्ट में एक छोटी सी टिप्पणी चाहेंगे आपसे। मैं ये कह रही हूँ, जैसे पंचायत होती है, खाप पंचायत होती है, वो जैसे कि हमारे गांव में हुई थी पंचायत कि केवल मारने का ही उन्हें वो मिला था कि मार दो, 50,000 का इनाम मिलेगा। तो ये पंचायत गलत थी। तो ये पंचायत जो होती है
मैं तो इसको बहुत गलत मानती हूँ ऐसी पंचायतों को। कौशिक जी, आज आपको प्राइम न्यूज के इस मंच पर जो आश्वासन मिले हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कितना आप संतुष्ट हैं? सर, मैं जीवन भर आपका आभारी रहूँगा कि आपने मुझे बुलाया और मेरी आवाज़ साहब आपने आगे पहुँचाई। मैं हमेशा आपके चैनल का आभारी रहूँगा सर। आज पहली बार मुझे लग रहा है कि साहब इंसाफ मिलेगा, मुझे पहली बार लग रहा है सर का इंसाफ मिलेगा। आपने हमारी आवाज़ उठाई है सर, हम और हमारा परिवार सब जीवन भर आपके चैनल के आभारी हैं सर, मीडिया के आभारी हैं। संजय जी, आखिर में आप अपने हेल्पलाइन के बारे में दर्शकों को बताना चाहेंगे जो कुछ? हमारे 2 हेल्पलाइन नंबर हैं 09313784375, 09313550006। देश में कहीं से भी कोई प्रेमी प्रेमिका यदि परेशानी में हो, लाफुल मैरिजेबल एज के हों, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी मदद करने को तत्पर हैं। आप ईमेल कर सकते हैं। और अपनी बात एक ही लाइन पे ख़त्म करना चाहता हूँ, प्रेम का विकास हो, प्रेमी प्रेमिकाओं में विश्वास हो, प्रेम विरोधियों का नाश हो। गर्व से कहो हम प्रेमी हैं, अपराध बोध से नहीं, गर्व से कहो हम प्रेमी हैं। तभी ये देश आगे बढ़ेगा, तभी इस देश में प्रेम का शासन आएगा, हिंसा खत्म होगी, नफरत खत्म होगी, सिर्फ प्रेम रहेगा। बिल्कुल। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो। यही है जिंदगी, कुछ ख्वाब, चंद उम्मीदें, इन्हीं खिलौनों से तुम भी पहल सको तो चलो। दोस्तों, जिंदगी के आज के सफर में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई उलझन को सुलझाने की कोशिश के साथ, एक नए मुद्दे, एक नई उम्मीद के साथ। तब तक मुझे और जिंदगी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। तब तक खुश रहिए, जिंदगी जी भर कर जीते रहिए, क्योंकि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है।